हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम स्कूल व्याख्याता के हिसाब से जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें भी सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा संविधान के प्रमुख लक्षण। तो देखो सबसे पहले देखो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे एक एक करके देखेंगे ना। देखो भारतीय संविधान की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स है जो जिसमें लिखा हुआ है ना। दूसरी जो विशेषता है वो है समाजवादी राज्य। जो भारत का जो संविधान है वह कैसा राज्य है, जिसमें भारत कैसा है, एक समाजवादी राज्य है। भारतीय संविधान की तीसरी जो विशेषता ये है कि कठोर और लचीलेपन का क्या है, इसमें समन्वय है, दोनों का मिक्सचर है, कठोर और लचीलेपन का ना। नेक्स्ट जो विशेषता है डॉक्टर हियर के शब्दों में भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीलेपन के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। डॉक्टर हियर क्या करते हैं कि जो भारतीय जो संविधान है अधिक लचीले और अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य क्या एक संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट विशेषता है भारतीय संविधान की, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन वह संसदीय संप्रभुता का समन्वय है। देखो इसमें जो न्यायिक पुनरावलोकन मतलब किसी भी चीज़ को आप है ना दोबारा से रिव्यू कर सकते हो। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता की इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय है। इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। और भारतीय जो संविधान है विश्व शांति का समर्थक है। नेक्स्ट विशेषता ये हो गई, है ना। इसके अलावा देखो नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श है। भारतीय जो संविधान है वो एक ऐसी कल्पना करता है जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसमें एक आदर्श माना गया है कि भाई एक लोक कल्याणकारी राज्य की अपने को स्थापना करती है। नेक्स्ट बात है अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान है। भारतीय जो संविधान है इसमें अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग जो है उनके कल्याण हेतु विशेष प्रावधान है। तो ये सब भारतीय संविधान की विशेषताएं होगी। अब देखो इसके अलावा और बातों की अपन चर्चा करते हैं। विश्व का सबसे विशाल संविधान है भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल संविधान है। कैसे है, इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, इसके 12 अनुसूचियां हैं व 5 परिशिष्ट हैं। मतलब कितने, देखो 395 अनुच्छेद हैं, है ना। इसके अलावा 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट हैं। जिसमें शब्द कितने हैं, तो 1,45,000 शब्द हैं। इसमें कितने शब्द हैं, 1,45,000 शब्द हैं। जबकि अमेरिका के संविधान की बात करें, अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, जबकि कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं और दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। अपने में 395 अनुच्छेद हैं। देखो ये हैं, ये अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के में 147 हैं, ऑस्ट्रेलिया के में 128 हैं और दक्षिणी अफ्रीका में 153 अनुच्छेद हैं। देखो भारतीय संविधान कितना बड़ा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारतीय संविधान में मूलतः 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जो मूल संविधान था ना उसमें क्या था कि 22 तो भाग थे, 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में देखो एक बार थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। हाँ, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ और 5 परिशिष्ट हैं। 395 अनुच्छेद तो उतने ही हैं, भाग भी उतने ही हैं, लेकिन अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अब कितनी होगी, 12 हो गई और 5 परिशिष्ट हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, इसकी विशालता के कारण, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ इसकी विशालता के कारण, मतलब ये इतना बड़ा है तो क्यों है, तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की शासन व्यवस्थाओं का प्रावधानों का भी इसमें क्या है, वर्णन है। मतलब इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की जो शासन व्यवस्था है उसके प्रावधानों के वर्णन के कारण ये इतना बड़ा हो गया। देखो इसके आगे बात करते हैं। संविधान की इसी विशालता को लेकर हरि विष्णु कामत ने
क्या कहा था बताओ? हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। देखो, हमारे संविधान की इसी विशालता को लेकर विष्णु जो कामत है उसने क्या बात कही कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे विशाल संविधान है, ये बात कही। इसके अलावा देखो, निराजुद्दीन अहमद ने संविधान निर्माण में अधिक समय लगने पर क्या कहा था कि अधिक समय लगने पर देखो प्रारूप समिति का, उसने अपवहन समिति का, देखो निराजुद्दीन अहमद ने संविधान निर्माण में अधिक समय लगने पर जो प्रारूप जो समिति थी जिसने संविधान का निर्माण किया उसको क्या नाम दिया? अपवहन समिति नाम दे दिया, कह दिया। देखो, श्रीनिवासन के शब्दों में भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है, बल्कि क्या है? वरन देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता भी है। देखो क्या है कि श्रीनिवासन कहते हैं कि भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है, बल्कि देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के जो महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता है। भारतीय संविधान ये है। तो चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारत का जो संविधान है ये इसकी एक विशेषता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जैसे ऑप्शन आएंगे तो इसमें ये विशेषताएं आएंगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे हैं कि भारत अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च या विदेशी मामलों से स्वतंत्र रहेगा। मतलब भारत के अंदर जितने भी आंतरिक मामले हैं वो सर्वोच्च और जो विदेशी मामले हैं उनसे क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। मतलब कोई अपने आप को सुपीरियर समझता है तो उनसे, और जो विदेशी हस्तक्षेप है उनसे स्वतंत्र रहेगा, उन पर दबाव नहीं मानेगा ना। नेक्स्ट जो विशेषता है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखो, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब भारत का शासन जनता में निहित है और तथा भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो प्रमुख है, भारत का जो प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वो निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। कि ऐसे नहीं कि भाई इसका राष्ट्रपति का बेटा फिर राष्ट्रपति बन जाएगा, फिर उसका पोता बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो लोकतांत्रिक गणराज्य कैसे है कि शासन जो है जनता में निहित है और भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन में होता है, वंशानुगत होता है। देखो नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष राज्य। अनुच्छेद 25 में धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है। देखो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक से ना आप भेदभाव नहीं कर सकते। साथ ही राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। साथ ये कहा है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। तो इसका मतलब हो गया भारत कैसा राज्य है? एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। भारत की संविधान की नेक्स्ट विशेषता हो गई संसदीय शासन व्यवस्था। इससे मतलब क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका है व्यवस्थापिका से ही निकलती है। कार्यपालिका जो है, जो कौन काम करेगा वो कहाँ से निकलेगी? व्यवस्थापिका से निकलती है और व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखो संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि जो कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका से ही निकलती है और व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता हो गई। देखो इसमें देखो नेक्स्ट विशेषता है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। भारतीय संविधान की एक खास विशेषता है कि एकात्मक और संघात्मक जो तत्व हैं उनका अद्भुत संयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं। देखो अति महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में स्थान है। हाँ, अति महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनका संघ सूची में स्थान है। एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं? दूसरा है समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णयों को प्रमुखता। जो समवर्ती जो सूची होगी उसमें केंद्र के जो निर्णय हैं उनको प्रमुखता दी जाएगी।
अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, मतलब ज़्यादातर जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास है, राज्यों के पास कुछ नहीं है। आपातकाल में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण हो जाता है, तो ये भी एकात्मक तत्व है। इकहरी नागरिकता, ऐसे नहीं कि स्टेट की नागरिकता अलग है, देश की नागरिकता अलग है, इकहरी नागरिकता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS IPS होते हैं, तो ये एकात्मक तत्व हैं। राज्य संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार, जो राज्यों का जो पुनर्गठन का जो अधिकार वो संसद के पास है, राज्य के पास नहीं है, तो ये एकात्मक तत्व हो गया। इसके अलावा देखो और क्या है, इसके अलावा देखो और क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, इसीलिए एकात्मक तत्व है। राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता केंद्र को मजबूती प्रदान करती है, कि जो आर्थिक जो निर्भरता है, पैसे है ना सेंट्री देगा राज्यों को, तो यहाँ से एकात्मक तत्व हो गए। देखो नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है इसके बारे में। मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। देखो कह रहा है कि केंद्र के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे राज्यों की जो शक्तियां हैं ना प्रांतों की समाप्त हो जाती है, स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी ये परिसंघात्मक संविधान है। कैसा संविधान है, परिसंघात्मक, है ना। देखो राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा है, राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। मतलब मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि भारत इसको आप संघीय संविधान कह रहे हैं, एकात्मक संविधान कह रहे हैं, या किस नाम से पुकार रहे हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई नाम में क्या रखा है, काम होना चाहिए। तो अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा कर रहा है ना, तो नाम से इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संघात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं क्या कौन कौन सी हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संघात्मक विशेषताओं की पहली बात होगी संविधान ही सब कुछ है ना। दूसरी है द्विसदनात्मक विधायिका, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। द्विसदनात्मक विधायिका, दो सदन होते हैं, हाँ, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब ये होता है। तीसरी विशेषता है लिखित संविधान, भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, तो ये भी एक संघात्मक विशेषता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका पे ना किसी का दबाव नहीं है, तो ये भी संघात्मक विशेषता है। शासन की शक्तियों का केंद्र व राज्यों के मध्य स्पष्ट विभाजन, शासन की जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट विभाजन है इसका ना, तो ये भी एक संघात्मक तत्व है। द्विस्तरीय शासन व्यवस्था, अर्थात केंद्र व राज्यों में अलग अलग सरकारों का होना, तो ये क्या है। द्विसदनात्मक का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे जो है ना, और यहाँ पे देखो द्विस्तरीय शासन व्यवस्था में आगे केंद्र और राज्य अलग अलग सरकारें होना। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका। देखो नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका। तो देखो भारत में न्यायपालिका का एकीकृत स्वरूप है। कैसा स्वरूप है, एकीकृत स्वरूप है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। सर्वोच्च जो न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके सभी फैसले राज्य के अन्य सभी न्यायालयों में लागू होंगे। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो सभी जो न्यायालय है ना, लोअर कोर्ट है, उन सब में क्या होगा, मान्य होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब हमारे देश के संविधान में 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया है। मत का अधिकार प्रदान किया गया है ना। 18 वर्ष का जो ये सार्वभौमिक है, सभी को मिलेगा ना। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी में भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का क्या है, स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भारतीय जो संविधान है इसके भाग 18 में आपातकालीन जो उपबंध है उसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अब देखो संविधान की अन्य विशेषताओं की अपन बात करते हैं।
वर्तमान में क्या है, वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुसूचियों की, है ना। देखो पहली जो अनुसूची है उसमें क्या है, सबसे पहले पहली अनुसूची क्या है, इसमें क्या है, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य संघ या राज्य क्षेत्रों की सूची है इसमें ना। मूलतः इस सूची में राज्य की 4 श्रेणियां ABCD का उल्लेख है ना। और 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इन 4 श्रेणियों को समाप्त कर श्रेणियां राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बना दिए गए हैं। देखो भारतीय जो मूल संविधान है उसमें राज्य की 4 श्रेणियां हैं ABCD ऐसे, है ना। लेकिन 7वां संविधान किया गया, संविधान संशोधन किया गया 1956 में, जिसमें 4 श्रेणियां उनको समाप्त कर दिया गया और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बनाए, मतलब यूनियन टेरिटरी और दूसरा बना दिया स्टेट, 2 ही श्रेणियां बना दी, है ना। दूसरी जो अनुसूची है उसमें क्या है, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदों के लिए वेतन एवं भत्तों से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान की जो दूसरी जो अनुसूची है, कौन से पद के लिए क्या वेतन है और क्या भत्ते हैं, इनका प्रावधान है। देखो इसमें क्या है कि मूलतः इस अनुसूची में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों का उल्लेख था। मतलब मूल जो संविधान था उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो मंत्रियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा मंत्रियों के वेतन संबंधी जो प्रावधान है इसमें समाप्त कर दिए गए। वही 7वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें 1956 में उसमें मंत्रियों के वेतन संबंधी जो प्रावधान है उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। देखो तीसरी जो है उसमें क्या है, तीसरी जो अनुसूची है ना इसमें है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। जो जैसे राष्ट्रपति शपथ कैसे लेते हैं, प्रधानमंत्री कैसे लेते हैं, इनका शपथ और प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथी अनुसूची में क्या है। चौथी जो अनुसूची है इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस हिसाब से होगा, इसका वर्णन है। इसके बाद में बात करते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है, देखो 5वीं जो अनुसूची है ना इसमें क्या, 5वीं जो अनुसूची है इसमें क्या है, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसके बारे में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन उसके बारे में है 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल्स जो एरिया हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से होगा, इसके बारे में उल्लेख है। 7वीं जो अनुसूची है ना इसमें क्या है, इसमें 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियां। इसमें शक्तियों का विभाजन है। 7वीं सूची में क्या है, 3 सूचियां हैं जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इसमें शक्तियों का विभाजन दे रखा है ना। और इसके बाद में 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं जो अनुसूची इसमें भाषाएं हैं कि भारत में कितनी भाषाएं। मूलतः 14 भाषा और मूल संविधान में 14 भाषा थी। वर्तमान में इसमें संशोधन करके 22 भाषाएं हैं, है ना। मूल संविधान में 14 ही थी। देखो 9वीं जो अनुसूची है ना इसमें क्या है, भूमि सुधार अधिनियम है और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो 9वीं जो अनुसूची है उसमें भूमि सुधार अधिनियम है। और इसको कैसे जोड़ा गया कि जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 के द्वारा भूमि सुधार को अधिनियम को जोड़ा गया था। 10वीं जो अनुसूची है ना, 10वीं जो अनुसूची है ना उसमें क्या है, दल बदल निरोधक कानून है। 10वीं जो अनुसूची है इसमें क्या है, दल बदल निरोधक कानून है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है, दल बदल निरोधक कानून है, मतलब आप दल नहीं बदल सकते, उसके लिए कोई कंडीशन है। और ये जो अनुसूची है ना 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद में है पंचायती राज। 11वीं जो अनुसूची है इसमें क्या है, पंचायती राज है।
यह अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसके द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं, है ना। इसके बाद में देखो 12वीं जो अनुसूची है उसकी बात करते हैं। इसमें नगर पालिका है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें कुल 18 विषय हैं, जबकि पंचायती राज में कितने हैं? 29 विषय शामिल हैं। तो ये हो गई अनुसूचियाँ, है ना। अब देखो, हाँ जी, देखो तीसरी जो अनुसूची है, 2 अनुसूची अपन बता चुके हैं, उसमें कोई बेसिक बात, ज़्यादा खास बात नहीं है ना, जो अपन वहाँ पे अभी डिटेल से देखें कि किस अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची में देखो क्या चीज़ है, इसमें ईश्वर की सत्यनिष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। तो ये कौन कौन लेंगे? देखो शपथ ये तो कौन कौन लेंगे? एक तो संघ सरकार के मंत्री, जो कैबिनेट, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होते हैं उसके मिनिस्टर लेते हैं। संसद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार, एक तो ये शपथ है। संसद के सदस्यों की शपथ है। और चौथी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ। देखो, संघ सरकार के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार और संसद के सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ का इसमें है। प्रतिज्ञान प्रारूप है कहने का मतलब, है ना। और देखो, और इसमें किस किस की शपथ का प्रारूप है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी शपथ का इसमें प्रारूप है। राज्य सरकार के मंत्री का भी इसमें वो है। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार जो है उसके भी शपथ का प्रारूप है इसमें। राज्य विधानमंडल के सदस्य जो हैं उसके भी शपथ का भी प्रारूप है इसमें, है ना। तीसरी अनुसूची की बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके शपथ का भी इसमें प्रारूप है। तो ये हो गए। अब देखो इससे आगे चलते हैं। इसमें आगे देखते हैं नोट। देखो, इस अनुसूची में संसद व राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों के लिए शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं है। देखो, ये जो अनुसूची है ना, तीसरी अनुसूची, इसमें संसद और राज्य जो विधानमंडल के निर्वाचन हेतु जो उम्मीदवारों हैं उनके शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं है, है ना। और इसे 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा इनकी शपथ के प्रारूप को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। 16वां संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद में इनकी शपथ का प्रारूप भी इसमें डाल दिया गया। देखो, तीसरी जो अनुसूची है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं है। इन पदों का शपथ का जो प्रारूप है निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है कि इनके जो शपथ का जो प्रारूप है ना, राष्ट्रपति, एक तो हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तीसरी अनुसूची में इनके शपथ का प्रारूप नहीं है। तो इनके शपथ के प्रारूप कहाँ दिए गए हैं? तो इसके लिए कुछ अनुच्छेद हैं। देखो, राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में दे रखा है। राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है किस में दे रखा है? अनुच्छेद 60 में। और उपराष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है अनुच्छेद 69 में दे रखा है। और राज्यपाल की शपथ का जो प्रारूप है अनुच्छेद 159 में दे रखा है। जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में और राज्यपाल का 159 में। ये हो गया। इसके होते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं जो अनुसूची है उसकी अपन चर्चा करते हैं। इसमें एक तो संघ सूची है ना। संघ सूची में देखते हैं। देखो, संघ सूची। इस संघ सूची में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो शामिल हैं। इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है केवल संसद को प्राप्त है ना। वर्तमान में इस सूची में 98 विषय हैं। इसके प्रमुख विषय क्या क्या हैं? देखो, संघ सूची क्या होती है? संघ सूची में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व के जो विषय हैं वो शामिल किए गए हैं और इस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है केवल संसद को है। वर्तमान में जो संघ सूची है उसमें 98 विषय हैं और इसके प्रमुख जो विषय हैं वो एक एक करके अपन यहाँ पे प्रमुख जो विषय हैं उनको देखेंगे। जैसे कौन कौन से प्रमुख विषय? पहला है बैंक, दूसरा है सेना, तीसरा है रेल, समुद्र, यातायात। देखो कौन कौन से हैं? पहला है सेना, दूसरा है रेल, तीसरा है समुद्री, यातायात, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जनगणना,
डाक, दूरसंचार, मुद्रा, प्राचीन स्मारक और बैंक। ये संघ सूची के संबंध से जुड़े हुए हैं। सेना, रेल, समुद्री यातायात, समुद्री यातायात पूरा है ये, समुद्री यातायात है ना, समुद्री यातायात, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जनगणना, डाक, दूरसंचार, मुद्रा, प्राचीन स्मारक, बैंक, सेना, रेल, ये संघ सूची के विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य सूची। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 59 विषय। हाँ, इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है राज्य सरकारों को दिया गया है ना। इसके उदाहरण है कौन कौन से राज्य सूची में, देखो कौन कौन से कानून बना सकते हैं राज्य। देखो, कृषि पे कानून बना सकती है, पशु या चिकित्सा पे बना सकती है, स्वास्थ्य पे बना सकती है, स्थानीय शासन पे बना सकती है, जेल पे बना सकती है, पुलिस पे बना सकती है, सिंचाई पे बना सकती है। तो ये राज्य सूची के विषय है ना। देखो, हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं समवर्ती सूची की। नेक्स्ट बात करते हैं समवर्ती सूची की। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, परंतु केंद्र के कानून को सर्वोच्च प्रदान की जाएगी। मतलब समवर्ती जो सूची है इसमें 52 विषय हैं और केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, परंतु जो केंद्र का जो कानून है उसको सर्वोच्चता प्रदान की जाएगी, है ना। अब देखो, इसमें समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं। एक तो हो गया शिक्षा, किताब, बिजली, उद्योग, वन पर्यावरण, मजदूर कल्याण, कीमत, अखबार। हाँ, सूची के विषय कौन कौन से हो? अखबार हो गया, शिक्षा हो गया, किताब हो गया, बिजली हो गया, उद्योग हो गया, वन एवं पर्यावरण हो गया, मजदूर कल्याण हो गया, कीमत हो गया। ये समवर्ती सूची के विषय हैं। इस पे राज्य और सेंटर दोनों को अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन प्राथमिकता केंद्र को दी जाएगी। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 248 के तहत शेष बचे हुए विषयों जैसे संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के अतिरिक्त पर कानून एवं निर्माण की जो शक्ति है केंद्र सरकार को दी गई है, जिन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। मतलब देखो, कुछ ऐसे विषय भी बच गए। अनुच्छेद 248 है, ये कहता है कि शेष बचे हुए जो विषय हैं जो संघ सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है, इस पर जो कानून जो बनाने का जो निर्माण है, कानून का जो निर्माण है वो केंद्र सरकार के पास है और इनको केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियाँ कहा गया है ना। अब देखो, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं शामिल थी। जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं शामिल थी? 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं, जिसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। उसमें देखो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई है। कौन कौन सी जोड़ी गई है? बोडो, डोगरी, मैथिली और जो संथाली जो भाषा है, इसको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नवीं अनुसूची की बात करते हैं। नवीं अनुसूची की बात करते हैं। नवीं जो अनुसूची है भूमि सुधार अधिनियम से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? भूमि सुधार अधिनियम से जुड़ी हुई है। देखो, इस अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया है। जो भूमि सुधार जो अधिनियम है, इसमें पहला जो संशोधन है 1991 के द्वारा जोड़ा गया है ना। इस अनुसूची में कितने अधिनियम मूलतः 13 अधिनियम शामिल थे। जो 9वीं जो अनुसूची है इसमें कितने अधिनियम शामिल थे? मूलतः 13 अधिनियम शामिल थे। विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा इसमें अन्य कई अधिनियम शामिल किए गए हैं। मतलब अलग अलग संविधान संशोधन किए गए और इसमें बहुत सारे अधिनियम अब इसमें शामिल किए गए। कुछ अधिनियमों को निरस्त भी किया गया है। वर्तमान में देखो, 13 अधिनियम थे मूल संविधान में। अब इस वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 282 अधिनियम लागू हैं। देखो, 13 थे, 13 से हम 284 अधिनियम इसमें सूचीबद्ध हैं, जिसमें से 282 जो अधिनियम है वो क्या है? लागू हैं। देखो, 40वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
क्रमांक 30 को इस सूची में शामिल किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे वापस हटा दिया गया। देखो 40वां संविधान संशोधन है 1976 में, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है क्रमांक 130 को अनुसूची में शामिल किया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया और वापस इसको हटा दिया गया। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 31 ख के अनुसार नवी अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी विषय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। देखो ये विशेष बात है। अनुच्छेद 31 कहता है कि नवी जो अनुसूची है ना, उसमें किसी भी जो विषय है ना, उसका जुडिशरी रिव्यू नहीं किया जा सकता। कोई आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई मेरे को तो ये बात पसंद नहीं आई, कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो नौवीं अनुसूची में है। तो चलते हैं नेक्स्ट करते हैं कि वामन राव वाद 1981 के नियमानुसार 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद के निर्णय का दिन के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए कानून किसी कानून का इस आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। मतलब देखो वामन राव वाद 1981 का होता है 1981। इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसके निर्णय से 24 अप्रैल 1983 को केशवानंद भारती विवाद के निर्णय का दिन था। बाद इस अनुसूची में शामिल किए किसी कानून का जो आधार है, मतलब कोई भी कानून इसमें शामिल किया गया है, इस कानून का इस आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। मतलब इस जो नवी जो अनुसूची है ना, इसमें कोई कानून आपने बना रखा है और उसका न्यायिक पुनरावलोकन कह रहा है कि हो सकता है। कब हो सकता है? जब वह संविधान के मूल ढांचे का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। तो ये कह रहा है। अब देखो संविधान के विभिन्न जो स्रोत है ना, उनकी अपन बात करते हैं कि कौन संविधान के किस पार्ट को यहाँ से लिया गया है। तो देखो सॉरी हाँ, देखो संविधान के विभिन्न स्रोत। सबसे पहले इधर तो देश है, क्या क्या प्रावधान कौन से देश से लिए गए हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार लिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई अब अमेरिका के संविधान से, न्यायिक पुनरावलोकन का जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान की जो सर्वोच्चता है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना है ना, किस आधार कैसे हटाएंगे, तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। देखो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, विधि का शासन कह सकते हैं, एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, विधायी जो प्रक्रिया है ना वो भी ब्रिटेन के संविधान से, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका ये भी ब्रिटेन के संविधान में, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का जो फैसला है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का जो सिस्टम है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और संसदीय जो विशेषाधिकार है ये भी ब्रिटेन के संविधान से, द्विसदनीय विधायिका जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। अब देखो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया संघीय व्यवस्था ली गई है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी ये कनाडा के संविधान से, शक्ति का जो विभाजन है ये भी कनाडा के संविधान से है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये भी कनाडा के संविधान से, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श या सलाहकारी जो शक्ति है ये भी कनाडा के संविधान से ली गई है। देखो आयरलैंड के जो संविधान है उससे क्या क्या लिया गया है? देखो राज्य को जो नीति निर्देशक जो तत्व ना, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, राज्य को जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में सदस्यों का जो मनोनयन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में सदस्यों का जो मनोनयन है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है और महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ऐसे क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है, समवर्ती जो सूची है वो ली गई है, और संयुक्त जो बैठक का जो प्रावधान है
ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या गया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, है ना। इसके बाद में देखो दक्षिणी अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। इसके बाद में देखो दक्षिणी अफ्रीका के जो संविधान है उससे क्या क्या लिया गया है। एक तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा क्या लिया गया, राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा देखो जर्मनी से क्या क्या लिया गया, जर्मनी से आपातकालीन जो उपबंध हैं, इमरजेंसी के जो कंडीशन है ना, वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है, जापान से ये प्रावधान लिए गए हैं। इसके अलावा फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। देखो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और सोवियत संघ से क्या लिया गया, सोवियत जो संघ है उसके संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। एक तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में जो न्याय का जो आदर्श है और मूल जो कर्तव्य हैं ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। देखो आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 में क्या है। इसमें भाग 1 में 1 से 4 तक के अनुच्छेद हैं। इसका विषय क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है ना। संघ और उसका राज्य क्षेत्र मतलब इंडिया कहाँ कहाँ, कौन कौन से इंडिया में स्टेट है, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं। तो संघ और उसके राज्य जो क्षेत्र है ना वो दे रखा है भाग 1 में। भाग जो 2 है ना इसमें 15 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद हैं। और इसका जो विषय है वो नागरिकता है ना। तीसरे भाग की अगर बात करें, भाग जो 3 है इसमें 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद हैं और इसमें मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। और भाग 4 की बात करें तो ये भाग 4 की बात करें तो 36 से 51 तक हैं। इसमें नीति निर्देशक तत्व जो है ना उनके बारे में लिखा हुआ है। भाग 4 का भी कै, इसमें 51 कै जो अनुच्छेद है वो है। इसमें क्या है, इसमें है मौलिक कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं, है ना। ये किस में है, भाग 4 में 51 कै में, है ना। इसके बाद में देखो भाग 5 में क्या क्या है, भाग 5 में क्या क्या है। भाग 5 में देखो 52 से 51 तक तो है संघ, है ना। 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका है जिसमें, और 79 से 122 तक संसद के बारे में है। 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश है। और इसके बाद में देखो और क्या है, 124 से 47 तक सर्वोच्च न्यायालय है। और 48 से 151 तक, 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है कैग, इसके बारे में है ना। इसके बारे में बाद में देखो भाग जो 6 है ना इसमें राज्य के बारे में है। भाग जो 6 है उसमें किसके बारे में है, भाग 6 इसमें है राज्य के बारे में है। 52 से लेकर 237 तक के अनुच्छेद इसमें आते हैं। अनुच्छेद 52 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 152 में, 153 से 167 में राज्य की कार्यपालिका है। 168 से 212 में राज्य विधानमंडल के बारे में है। और 213 में क्या है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश है। 214 से 232 तक उच्च न्यायालय है। और 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय है ना। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं भाग 7 की। इसमें 238 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद नंबर 238 है ना वो भाग 7 में है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। जो 238 जो अनुच्छेद है इसको 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है ना। इसके बाद में देखो भाग 8 में क्या है, 239 से लेकर 242 तक के जो अनुच्छेद है, मात्र 3 अनुच्छेद है। इसमें संघ राज्य के क्षेत्र हैं,
है ना। भाग 9 में क्या है, भाग 9 में 243, देखो भाग 9 में क्या है, भाग 9 243 या 243 अण तक है, इसमें पंचायती है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के बारे में कहने का मतलब है ना। भाग 9 में ही 243 से लेकर 243 तय से लेकर 243 या 6 तक इसमें नगर पालिकाएँ हैं, जिसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसके बाद में देखो 9 खेमे क्या है, 9 खेमे क्या है, जो 243 या जैसे लेकर 243 यन तक है, सहकारी समितियां हैं, जिसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है ना। और भाग 10 में क्या है, भाग 10 में क्या है, 244 से लेकर 244 से 244 कै तक है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में इसमें है। 11 में क्या है, इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक हैं, संघ राज्य के संबंधों का इसमें उल्लेख है। भाग 11 में ही 245 से 255 तक संघ राज्य विधायी संबंध है इसमें, है ना। 256 से 263 में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध है। इसके बाद में देखो इसके बाद में देखते हैं भाग 12 में क्या है, 264 से लेकर 300 कै तक के अनुच्छेद हैं। इसमें देखो विपत्ति, वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद के संबंधी विषय हैं इसमें, हाँ। इसके बाद में देखते हैं भाग 13 में क्या है, भाग 13 में क्या है, 301 से 307 तक हैं इसमें अनुच्छेद, है ना। इसमें भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में है। भाग 14 में क्या है, 308 से लेकर 323 तक है, 308 से लेकर 323 तक है। इसमें क्या है, सेवाएं, लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, है ना। इसके बाद में देखो भाग 14 में ही देखो 308 से 323 हैं, इसमें 308 से 314 तक तो सेवाएं हैं और 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग है ना। इसके बाद में बात करते हैं भाग 14 का 323 कैसे 323 कै तक है ना। इसमें अधिकरण है, अधिकरण, और इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अधिकरण जो है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं 15 में, भाग 15 में क्या है, 324 से लेकर 329 तक के हैं, इसमें निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। 16 में क्या है, 330 से 342 है, कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध है इसमें। 17 में है 343 से 351 है, इसमें राजभाषा है। 18 में है 352 से 360 है, इसमें आपातकालीन प्रावधान है। 19 में है 361 से 367 तक है, इसमें विधिक संबंधी प्रावधान है ना। इसके बाद में 20 में क्या है, 368 अनुच्छेद है इसमें, और इसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो है इसमें ना। 21 में क्या है, 369 से 392 तक के अनुच्छेद इसमें अंतर्गत आते हैं, और इसमें क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है इसमें। किसमें क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं 22 अनुच्छेद 22 लास्ट है, 393 से 395 तक इसमें है। और देखो अनुच्छेद 393 से 395 भाग 22, इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। तो ये सब हैं संविधान के अंतर्गत, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी अपन चर्चा करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि मूल संविधान में थे, मूल संविधान में क्या थे बताओ। मूल संविधान में देखो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, है ना। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, है ना। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? मतलब संविधान की किस अनुसूची सूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? तो कौन सी अनुसूची है? तो इसका सही जवाब है चौथी जो अनुसूची है ना, इसमें राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन है कि जैसे राजस्थान से 10 राज्यसभा सीटें हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारतीय संविधान की एक मिनट। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान की विशेषता एवं उनके विदेशी स्रोत को सम्मिलित कीजिए। तो देखो सबसे पहला है संघीय जो प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है? तो इसका सही जवाब है कनाडा से। फेडरल जो सिस्टम है ना ये कहाँ से लिया गया? संघीय जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से, है ना। उसके बाद में दूसरा है उपराष्ट्रपति का जो पद है ना ये कहाँ से अपन ने लिया है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना। और इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं समवर्ती जो सूची है ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। और लास्ट बात करते हैं संसदीय जो विशेषाधिकार हैं ये हमने लिए हैं ब्रिटेन से। कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। तो देखो बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, एक एक करके दोबारा से देखते हैं कि देखो संघीय प्रणाली कहाँ से ली है हमने? तो कनाडा से। उपराष्ट्रपति कहाँ से? तो उपराष्ट्रपति लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और संसदीय जो विशेषाधिकार है ब्रिटेन से। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ना। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है। सशक्त केंद्र वाली जो संघात्मक जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? तो इसका सही जवाब है कनाडा के संविधान से। कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी जो विशेषता है वो संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता नहीं है? तो पहला है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? तो देखो इसकी जो सही है ना दोहरी कार्य प्रणाली, ये विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं हैं। देखो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेही होता है, बिल्कुल सही उत्तरदायी होता है। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय है। जो वास्तविक जो कार्यपालिका है उसमें बहुत सारे सिस्टम है ना। संसद की सर्वोच्चता ये भी होता है, लेकिन जो दोहरी कार्यपालिका है ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ही बड़ा क्वेश्चन है। किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था। कब निर्धारित किया गया था ये? इसका जो सही जवाब है SR बम्बई बनाम भारत सरकार संघ 1994 में ये निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। देखो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि किस प्रकरण या वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित किए गए थे। देखो किस प्रकरण या वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित किए थे? तो इसका सही जवाब है SR बम्बई वाद। SR बम्बई वाद के बाद में देखो उच्चतम न्यायालय ने 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित किए गए थे। देखो भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था।
नेक्स्ट बात करते हैं भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध है। भारत के जो संविधान में जो वेस्टमिंस्टर जो प्रणाली है वो अपनाई गई है, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली से। इसका संबंध किससे है? संसदीय शासन प्रणाली से। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।